हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में दिल खोल के स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा तीसरा लेक्चर है जो हिंदी सीरीज हम स्टार्ट किए हैं, तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राइस। राइस बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया के लेवल से। अभी तक मैंने वीट के बारे में डिस्कस किया, वो विश्व के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलिए देखते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को वही काम करिए, शेयर कर दीजिए। जो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर करें। जो अंगूठा वाली बटन ना उसको धर के बढ़िया से तब तक दबा दो जब तक वो वहां पे काला ना हो जाए या रेड ना हो जाए। दो ऑप्शन आते हैं, बाकी कमेंट लास्ट में जरूर आप करिए, ठीक है। देखिए, कोचिंग का नाम आपके सामने है। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, यूट्यूब चैनल है, उसको ज्वाइन और सब्सक्राइब करिए। और हमारा एड्रेस कानपुर छपेड़ा पुलिया के पास है, 9 नंबर क्रॉसिंग के पास। जो हमारा फोन नंबर है, इस फोन नंबर पे आप कॉलिंग करके या मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट किया जाता है। लेक्चर की स्टार्टिंग आपको पता है कैसे होती है, 10 क्वेश्चन के साथ होती है। तो ये 10 क्वेश्चन आप लिखते भी जाइए, कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में नोट्स करिए, ठीक है। और हम PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। और बैच स्टार्ट करने से पहले मैंने एक अनाउंसमेंट भी किया है, आप लोग को याद भी होगा। वीडियो अगर आप देखे होंगे बैच अनाउंसमेंट वाला, क्या अगर हमारे यहाँ से आप टॉप 10 में रैंक लाते हैं एग्रीकल्चर ग्रुप में, तो आपकी टोटल ट्यूशन फीस विद्या परिवार फिल करेगी। तो छोटा अमाउंट नहीं होता, लगभग समथिंग 20,150 रुपए के आसपास आता है। तो मैं बोला हूं करूंगा, तो इस वजह से इस फायदा को लेने के लिए आप जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन करिए, अपनी पढ़ाई को इंप्रूव करिए। और मैं प्रॉमिस करता हूं और आपको बताना भी चाहता हूं कि मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। प्रॉपर जितना बोला हूं उतना करूंगा आपके लिए, उतना करूंगा कि कानपुर में कोई करने वाला नहीं मिलेगा, कोई कराने वाला नहीं मिलेगा। इतना करूंगा क्योंकि सिस्टम दूसरा अपने पास है, सब कुछ आप ही के लेवल से किया जाएगा, ठीक है। जो बच्चों के लिए अच्छा होगा वो करेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें एक बार अपने इंटर कॉलेज या आपके छोटे भाई हैं या आपका कोई दोस्त है उसके पास तक इस चैनल को शेयर करिए, जैसे कि वो भी इस बैच का आनंद ले सके। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाता है। तो स्टार्ट हम 10 क्वेश्चन के साथ करते हैं। निम्नलिखित में कपास के बीज और रेशा अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि यहां पे पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है जरा देखिएगा। देखिए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिलिंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिलिंटिंग कहते हैं। जरा देखिएगा, क्या? डिलिंटिंग, डिलिंटिंग, ठीक है, डिलिंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलिंटिंग। इसको जब बीज और रेशा को अलग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिलिंटिंग कहते हैं। डिलिंटिंग किससे करते हैं? H2SO4 से करते हैं। यहां भैया थोड़ा टाइपिंग वाला मैटर था, तो H2SO4 आप समझ लेना। H2SO4 से करते हैं डिलिंटिंग। और क्या करते हैं? सीड उपचार भी करते हैं, बीज उपचार भी करते हैं, बुआई से पहले उपचारित भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हो जो एक बोलवर्म लगता है उसका इंसेक्ट का नाम क्या है? हेलिकोबेरपा आर्मीगेरा। जो हेलिकोबेरपा आर्मीगेरा इंसेक्ट होता है वो अपना लार्वा इस सीड के ऊपर छोड़ देता है। क्या करता है? छोड़ देता है। उसको भी रिमूव करने के लिए, उसको भी किल करने के लिए हम क्या करते हैं? बीज को इसी से उपचारित कर देते हैं और उपचारित करने के बाद बीज की बुआई करते हैं। तो पूछा जाता है डिलिंटिंग किससे करते हैं? तो H2SO4 से करते हैं। तो रेशा, और क्यों करते हैं ये भी आपके दिमाग में, क्योंकि आप जानते हो सीड के ऊपर रेशे पाए जाते हैं। पाए जाते हैं कि नहीं? अब सीड के ऊपर जो रोए पाए जा रहे हैं तो उसी के बगल में एक दूसरा सीड होगा, दोनों सीड आपस में चिपक जाएंगे कि नहीं रोए के चक्कर में। अब जब हम ब्रॉडकास्टिंग करेंगे या सोइंग करेंगे तो क्या होगा? सीड टू सीड की डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगी। पता लगा एक ही जगह 2-2, 3-3 सीड गिर गए, तो उससे हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज इफेक्ट हो जाएगा, प्लांट पॉपुलेशन इफेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से उस रेशे को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि सीड आपस में टच ना हो, आपस में एक दूसरे से सटे ना। तो इसी वजह से डिलिंटिंग प्रोसेस करते हैं। तो किससे करते हैं? H2SO4 से करते हैं। इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कपास में कितने प्रतिशत रुई पाई जाती है? क्या पाई जाती है? रुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, रुई परसेंटेज की बात करेंगे, इसी को गिनिंग या जिनिंग परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनिंग या गिनिंग परसेंटेज बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं, जिनिंग या गिनिंग परसेंटेज।
क्या, जिनिंग परसेंटेज बोलते हैं। कैसे इसको निकालते हैं जरा देखना। देखिए एक सीड होता है, सीड के ऊपर ऐसे रेसे होते हैं कि नहीं, होते हैं कि नहीं। इसके वेट को मतलब जो रेसा होता है उसको क्या बोलते हैं, लिंट बोलते हैं, ठीक है। एक होता है सीड कॉटन, एक होता है कॉटन सीड। बात समझना, बहुत माइनर डिफरेंट है। एक होता है सीड कॉटन, एक होता है कॉटन सीड। देखिए सीड कॉटन और कॉटन सीड में डिफरेंट क्या है। आप दुकान पर जाते हो, क्या कहते हो, हमें गेहूं का सीड दे दो, कॉटन का सीड दे दो, कि सीड कॉटन दे दो, क्या कहते हो, कॉटन सीड दे दो। अगर बीज की बात करेंगे तो किसकी बात होगी, इसकी बात होगी, कॉटन सीड की, ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे। लेकिन सीड की अगर दोनों लगा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, आपका सीड कॉटन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीड कॉटन कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं, मतलब उसके रेशे को क्या कहते हैं, सीड कॉटन कहते हैं। तो ये चीज आप समझ जाइएगा, ठीक है। वेट ऑफ लिंट और वेट ऑफ सीड कॉटन इनटू 100। बात समझ गए कि नहीं, कहने का मतलब उस सीड का पूरा वजन, बात समझे कि नहीं, और उस लिंट का पूरा वजन, दोनों को अनुपात इनटू 100 कर दोगे तो आपका जिनिंग परसेंटेज आ जाता है। तो कितना होता है, 30 से 35% होता है, और एग्जैक्ट कितना होता है, 34% होता है। तो गिनिंग परसेंटेज खूब पूछा जाता है, तो कितना होता है आपका 34% होता है। तो जो लिंट, जो रेशा निकलता है और उसके सीड के अनुपात को क्या कहते हैं, जिनिंग परसेंटेज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आईसीएआर की स्थापना कब हुई। आईसीएआर की पहले फुल फॉर्म लिख लो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी ऑफिस कहां है, पूसा न्यू दिल्ली। कहां पे है, पूसा न्यू दिल्ली, आप लिख लीजिएगा, पूसा न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1929 में हुई थी। कब हुई थी, 16 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी, 16 जुलाई को हुई थी। इतना आप समझ गए ना। देखिए इसका स्थापना कौन किया था, इसका स्थापना रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के बेस पे हुआ था। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कब आया था, 1926 में आया था। कहोगे अरे हम तो पढ़े 1928, अब सुन लो ना, आ गया था 1926 में, लेकिन ये अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया, 1928 में। देखिए हमने बैच कब अनाउंस किया, कर दिया है परसों नरसों, 15 तारीख को अनाउंस कर दिया था कि हमारे यहां क्रैश बैच स्टार्ट करेगी, होगी। लेकिन स्टार्ट हम कब से कर रहे हैं, 20 फरवरी से। तो यही चीज यहां पे भी हुआ था, आ गया था 1926, लेकिन हम काम करना कब स्टार्ट किए, या रिपोर्ट कब वो सबमिट की, 1928। तो ये क्वेश्चन बनता है, तो पूछा जाता है रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कब आया था, तो 1988 में आया था। इसी के रिक्वेस्ट पे आईसीएआर की स्थापना हुई थी। आईसीएआर काम क्या करता है, पूरे इंडिया का जो एग्रीकल्चर में रिसर्च और एजुकेशन होता है उस पे पूरा मैनेज करता है, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है, आईसीएआर के त्रिलोचन महापात्रा है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, जो भारत सरकार का कृषि मंत्री होता है वो आईसीएआर का प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, खान बहादुर मोहम्मद हबीबुल्लाह साहब थे। फर्स्ट डीजी या डायरेक्टर जनरल कौन थे, डॉक्टर वीपी पाल। तो आईसीआर के थ्रू ये 5-6 क्वेश्चन आप याद रखिएगा। पहला क्या, फुल फॉर्म मैंने बता दिया। दूसरा क्या, कहां पे है, कब स्टेब्लिश्ड हुआ, किसके सिफारिश पे हुआ था, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, वो कब आया, 1928 में आया, ठीक है। और देखिए इसके फर्स्ट डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल बीपी पाल। प्रेजेंट में कौन है, त्रिलोचन महापात्रा। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, था तो मोहम्मद हबीबुल्लाह। अभी कौन है, आपके नरेंद्र सिंह तोमर। प्रेसिडेंट होता कौन, होता है भारत का कृषि मंत्री। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। बाकी तो मैंने आईसीआर के ऊपर एक वीडियो बनाया, आप उसको देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। थोड़ा इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पौधे में ट्यूबर व जड़ का आकार बढ़ाने में कौन सा तत्व अधिक सहायक होता है। देखिए यहां जड़ की बात मत करना, ठीक है। किसकी बात, जड़ की बात मत करना। एक मिनट, आप जड़ की बात ना करो, बस ट्यूबर देखो तो आपको एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ट्यूबर की बात करेंगे
जड़ बढ़ाने की बात आई या ट्यूबर बढ़ाने की बात, मतलब आलू, आलू में सबसे ज्यादा किस फर्टिलाइजर पे आप ध्यान देते हो, कौन सा फर्टिलाइजर, पोटेशियम फर्टिलाइजर। क्यों? क्योंकि पोटेशियम फर्टिलाइजर देने से पोटास से क्या होता है, उसका ट्यूबर विकास करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है, लिख लीजिएगा, लीफी पार्ट के लिए, लीफी पार्ट मतलब जानते हो ना, पत्तियों के लिए या वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, नाइट्रोजन। उसके स्टेम को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, पोटेशियम। उसके रूट को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, फास्फोरस। ठीक है, मैग्नीशियम किसके लिए जरूरी होता, मैग्नीशियम आप जानते हो, ये होता फाइबर, रेशे वाली फसल के लिए। ठीक है, सल्फर किसके लिए जरूरी होता, आप लिख लीजिएगा, ऑयल सीड के लिए। ऑयल सीड क्रॉप जानते हो, जिससे तेल निकाला जाता है। ये 5-6 चीज आप याद रखिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ट्यूबर को विकास करना है तो क्या डालेंगे, पोटेशियम डालेंगे। ठीक है, सिंचाई का समय ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए ये इस पे ध्यान जाएगा नहीं। ठीक है, लैक्टोमीटर से आप जानते हो दूध की क्वालिटी चेक की जाती कि नहीं, रिफ्रैक्टोमीटर से ब्रिक्स रीडिंग ली जाती है कि नहीं, ब्रिक्स रीडिंग किसमें, शुगर केन में। हैंड रिफ्रैक्टोमीटर आप पढ़ते हो कितनी होती है, आप वो भी जानते होंगे। तो इसका मतलब ना ये हुआ तो किस पे होगा, ए वाला होगा। देखिए आंसर निकालने का एक तरीका ये भी, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है 1 मिनट के लिए तो पहले उस पे दिमाग दौड़ाओ, उसके ऑप्शन पे, ऑप्शन किनारे करना अगर सीख जाओगे तो आप कुछ नहीं 2-4-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को इस बेस पे निकाल सकते थे। रिफ्रैक्टोमीटर से तो गन्ने की विक्स रीडिंग ली जाती है, लैक्टोमीटर से दूध की गुणवत्ता चेक की जाती है, उपरोक्त सभी तब होगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, एवापोरीमीटर हो गया। ठीक है, चलिए ऊसर भूमि सुधार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऊसर, एक होता है ऊसर मृदा, ठीक है, एक होता है आपका लवड़ी मृदा, दो चीज होता है। तो इसको ऐसे पढ़ लीजिए, क्या, सैलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल और एल्कलाइन सॉइल। देखिए सैलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, एक चीज पढ़ते हो जिप्सम पाइराइट और चूना। ठीक है, जिप्सम पाइराइट और चूना। देखिए चूना, ठीक है, समझना, चूना और अम्लीय मृदा। ठीक है, एक हो गया, एक आपका हो गया जिप्सम और पाइराइट। जो क्षारीय मृदा होती है उसके लिए क्या डालते हैं, जिप्सम पाइराइट डालते हैं, और ऊसर में क्या डालते हैं, आपका चूना डालते हैं। तो ये चीजें आप समझ जाइएगा, जिप छुआ तो छुआ। ठीक है, अब हम आपको बता दिए हैं। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, आपका चूना होगा। निम्नलिखित में से ऊसर भूमि के लिए उच्च सहनशील फसल है। देखिए उच्च सहनशील फसल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका चुकंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्च क्षारीय सहनशील फसल कौन सी है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है। देखिए घास फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो ये झांसी में है। कहां पे है, झांसी में है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा, कहां पे है, झांसी में है। कानपुर में क्या है, आप लिख लीजिएगा IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च का। ठीक है, ये चीजें आपके कानपुर में। NSI है, नेशनल शुगर केन, ठीक है, या नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट कहां पे है, आपका कानपुर में। ये दो चीज कानपुर में। मेरठ में, ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी है यहाँ पे मेरठ में। पंतनगर में आपकी एक यूनिवर्सिटी आप जानते हो, जीबी पंत एग्रीकल्चर, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब आई थी, 1960 में आई थी। ये चीज याद रख लीजिएगा, 1960 में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे, पंतनगर में। उस टाइम ये यूपी में था। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। देखिए राष्ट्रीय मतलब IISR, किसकी बात हो रही है, IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। देखिए गन्ने के 3 हैं, IISR हो गया, SBI हो गया और NSI हो गया। ये तीनों याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पे है, लखनऊ। SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोयम्बटूर। और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कानपुर में। ये तीनों चीज आप याद रखिएगा।
तो इसका आंसर क्या होगा आपका लखनऊ होगा। एसबीआई पूछ ले शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां पे होगा, कोयम्बटूर होगा। मुजफ्फरपुर में क्या है, लीची का रिसर्च सेंटर एनआरसी है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची कहां पे है, मुजफ्फरपुर बिहार में। और झांसी में आपका जानते ही हो क्या है, फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। चलो आगे देखते हैं भैया। आज का हमारा टॉपिक है राइस। 10 क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दी कराया, उसमें कुछ था नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है राइस पैडी। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। चलो स्टार्टिंग वहीं से होती है कि इसका बोटेनिकल नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा। बोटेनिकल नेम कॉमन नेम में मैंने अंतर बता दिया था फर्स्ट वीडियो में, वीट वाले में, तो अब यहां नहीं बताऊंगा, अब बताऊंगा क्लासरूम में जब आप आओगे, ठीक है। चलिए देखिए, दो चीज होता है। मैंने एक बताया था कि विश्व की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है, गेहूं। वैसे भारत की है, एशिया की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है, धान। इसी वजह से एशिया या भारत की धान्य फसल कही जाती है। तो क्या कही जाती है, धान। विश्व की धान्य फसल कही जाती है तो क्या कही जाती है, गेहूं। ये चीज आप कहीं लिख लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। इसका 2n कितना होता है, 24। बोटेनिकल नेम के बारे में मैंने बता दिया। ओराइजस सटाइवा। उत्पत्ति स्थान देख लीजिएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया या इंडो बर्मा। ब्रैकेट में आप म्यांमार भी लिख सकते हो। कुल की बात करेंगे, ग्रेमनी या पोएसी फैमिली या ग्रास कुल फैमिली की बात होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चावल के दाने में पाया जाता है, तो देखिए प्रोटीन पाया जाता है 6 to 7%, जो सफेद चावल होता है। भूरा चावल किसको कहते हैं, पर बॉइलिंग राइस को कहते हैं। पर बॉइलिंग राइस में कितना पाया जाता है, 7 to 9%। कार्बोहाइड्रेट कहीं कहीं 68 से भी मिलेगा आपको, 68 to 72, तो गलत बात नहीं है। आप इसको वसा देख लीजिएगा, सेलुलोज देख लीजिएगा। यहां पे ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी अभी आपको बताएंगे धान में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास देख लो, भारत की धान्य फसल कही जाती है धान। दुनिया का लगभग 90% चावल कहां पे पैदा होता है, एशिया में होता है, ठीक है। और एशिया का लगभग 18% कहां पे होता है, अपने भारत में होता है। बात समझना, विश्व का 90% तो कहां हो रहा है, एशिया में। और एशिया मान लीजिए 100% हो गया। एशिया का लगभग 18% कहां पे होता है, अपने भारत में होता है। तो विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में खेती कहां होती है, भारत में। लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, चाइना में होता है। ये चीज आपको याद करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की भारत में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है और पश्चिम बंगाल का उत्पादन सबसे ज्यादा है। वहां पे उत्पादन क्यों ज्यादा है, क्योंकि आप जानते हो ना, वहां पे 3 बार खेती करते हैं, औ समन बोरो, अभी बताएंगे आगे। वहां पे साल भर में 3 बार खेती करते हैं, इस वजह से वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए, धान की कुल 24 जातियों में से 2 जातियों की खेती की जाती है। देखिए, धान की लगभग जितनी जातियां हैं, ठीक है, धान की जितनी जातियां हैं, कितनी हैं, लगभग 24 है। उसमें 2 ही कल्टीवेटेड है। एक क्या हो गया, ओराइजस सटाइवा, दूसरा क्या हो गया, ओराइजा ग्लेवेरिमा। ये दोनों खेती, ग्लेवेरिमा की खेती कहां होती है, आपके अफ्रीका में होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन बनता है, अभी इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, पहले थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहीं से स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, कुछ समझाने वाली चीजें। पहला क्या है, पौध की ऊंचाई होती है 60 से 180 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो कुछ है नहीं। इसके इन्फ्लोरोसेंस को क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लोरोसेंस क्या होता है, किसी भी प्लांट का फ्लावरिंग पोर्शन क्या होता है, इन्फ्लोरोसेंस होता है या पुष्प क्रम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पेनिकल होगा। देखिएगा यहाँ पे भी हम कुछ समझा दें आपको। देखिए, एक होता है ऐसे होता है, यहाँ पे भी इसमें से ऐसे ऐसे निकले होते हैं नहीं, इन्फ्लोरेंस, इसी के ऊपर सीड सेट होते हैं। आप देखिए, वीट में क्या होता है, वीट में ऐसी संरचना होती है, इसी पे सीड सेट होते हैं। लेकिन आप राइस में देखेंगे ना, तो जो उसका रैचिला होता है, रैचिस होता है, क्या वो रैचिस वाला पार्ट होता है, इससे रैचिला निकले होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रैचिला। इस रैचिला के ऊपर सीड सेट होते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, क्या उस रैचिला के ऊपर सीड सेट होते हैं। उसी पूरे पोर्शन को क्या कहते हैं, आपको पेनिकल कहते हैं, ठीक है। धान की फसल है C3 प्लांट, मैंने उस दिन भी बताया था, फिर बता दे रहे हैं। C3 प्लांट क्या होते हैं, चलिए देखिए, C3 प्लांट की बात आएगी तो मैंने आपको बताया था, एक डार्क रिएक्शन होता है,
एक लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस होती है आपकी, दो रिएक्शन में होती है, एक डार्क रिएक्शन में, एक लाइट रिएक्शन में। तो C3 साइकिल जहां पे भी होगी वहां पे डार्क रिएक्शन में होता है। क्या होता है? डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन में होगा तो वहां पे साइकिल चलती है। तो वहां पे जब साइकिल कंप्लीट होती है तो 3 कार्बन बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 कार्बन बनते हैं। तो वो 3 कार्बन की वजह से उसको C3 साइकिल कहते हैं। क्या? C3 साइकिल कहते हैं। तो इसमें एक प्रोडक्ट बनता है। तो पूछा जाता है C3 साइकिल में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो कौन सा बनता है? PGA, फास्फोग्लिसरीन एसिड। फास्फोग्लिसरीन एसिड बनता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। शॉर्ट डे प्लांट मैंने बताया था मैच्योरिटी के टाइम, मुख्यतः तो फ्लावरिंग टाइम ली जाती है, लेकिन आप क्वेश्चन निकालना हो तो ऐसे मैच्योरिटी के टाइम, परिपक्वता के टाइम, जिसको कम तापमान की जरूरत होती है वो शॉर्ट डे फसल होती है। तो धान कब मैच्योर होता है? सितंबर अक्टूबर में होता है कि नहीं? तो सितंबर अक्टूबर में टेम्परेचर कम हो जाता है, इस वजह से शॉर्ट डे होगा। मैच्योरिटी अगर कहां पे ज्यादा होती है, किस टाइम? मार्च अप्रैल में टेम्परेचर ज्यादा होता तो लॉन्ग डे होगी। तो धान आपकी किस सीजन की हुई या किस टाइप का हुआ? शॉर्ट डे हुआ। ठीक है, धान किस सीजन की फसल है? खरीफ सीजन की फसल है। तो खरीफ सीजन के अंदर सारी फसलें क्या होती हैं? शॉर्ट डे होती हैं। समझ गए ना? धान क्या है? स्वपरागित है। कैसे स्वपरागित है मैंने आपको फिर से बता दे रहे। उस दिन मैंने आपको बताया था कि एक चैजमोगैमी कंडीशन होती है, क्लिस्टोगैमी कंडीशन होती है। क्लिस्टोगैमी कंडीशन क्या होती है कि फ्लावर के अंदर मेल फीमेल होते हैं लेकिन फ्लावर ओपन होता नहीं है। जब ओपन नहीं होगा तो अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा। कैस्मोगैमी में क्या होता है कि पॉलिनेशन होने के बाद ये फ्लावर ओपन हो जाते हैं। भाई जब पॉलिनेशन हो गया, ओपन हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि पॉलिनेशन तो एक ही बार होगा। भाई जैसे क्या है, एक बार पॉलिनेशन हो जाएगा दोबारा थोड़ा होगा, जब तक वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो जाएगा तब तक तो होगा नहीं। तो यही चीज है। तो जो पॉलिनेशन होने के बाद फ्लावर ओपन होते हैं, इस कंडीशन को कैस्मोगैमी या चैजमोगैमी कहते हैं। तो धान में चैजमोगैमी या कैस्मोगैमी कंडीशन पाई जाती है। आप देखते होंगे जो धान की बालियां होती हैं उस पे ग्रीन कलर के ऐसे दानेदार छोटे छोटे पाउडर जैसी संरचना पाई जाती है, वही उसका क्या है? फ्लावर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पे एक चीज लिखा है कि धान की जड़, तना तथा पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? वाइकोस ऊतक पाए जाते हैं। इसके बारे में देख लो। देखिए जैसे कि गेहूं के खेत में पानी लगा दोगे, प्लांट क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी नहीं। ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो जीवित कैसे रहेगा? रिस्पायरेशन नहीं कर पाएगा। तो दिक्कत वाली बात है कि नहीं? तो अब लेकिन धान में जितने पानी लगा रहता है प्लांट उतने ग्रोथ करता है। अब प्लांट उतना ग्रोथ कैसे कर रहा है यार? कुछ ना कुछ कंडीशन बनती है। क्यों बनता है? क्योंकि उसमें एक ऊतक पाया जाता है, उसके अंदर एक ऊतक अलग से पाया जाता है। उस ऊतक का क्या नाम? वाइकोस ऊतक। ठीक है, ये एरेनकाइमा टिश्यू, एरेनकाइमा टिश्यू या वाइकोस ऊतक क्या करता है? ये कहां पाया जाएगा? उसके लीफ में, उसके स्टेम में। तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को क्या करेगा? लेगा, और लेके क्या करेगा? रूट तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो यार वही है ना कि जैसे फौज लगाए हो, लेकिन अगर आपकी अंदर से सेटिंग है तो कहीं से पार हो जाओगे, तो फौज का कोई मतलब ही नहीं ना। तो यही चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वाइकोस ऊतक के माध्यम से ऑक्सीजन रूट तक पहुंच जाता है। बाहर पानी लगा रहे तो कोई मैटर है ही नहीं, इसी वजह से धान की फसल बच जाती है। ठीक है, वाइकोस ऊतक काम करते हैं, जलमग्न अवस्था में भी पौधों को ऑक्सीजन प्राप्त कराते हैं। इसके स्टेम को क्या कहते हैं? कल्म कहते हैं। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं? कल्म कहते हैं। जो गेहूं का धान का स्टेम जो होता है उसको क्या कहते हैं? कल्म कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चावल निकलना या हलिंग परसेंटेज या हसिंग परसेंटेज बोलते हैं, लगभग कितना होता है? 66% होता है। इसमें क्या होता है? जो आपका पैडी होता है, पैडी के सीड के ऊपर क्या होते हैं? छिलका होता है। छिलका के अंदर क्या होता है? चावल होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो यही जो भूसी और चावल के अनुपात को बोला जाता है उसी को क्या कहा जाता है? हॉलिंग परसेंटेज कहा जाता है। यह इंडोस्पर्म के ऊपर से भूसी को अलग करना क्या कहलाता है? हॉलिंग परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, कितना होता है? 66%। तो चावल और भूसी का अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है। 2 अनुपात क्या होगा?
चावल होगा, 1 अनुपात क्या होगा, भूसी होगा। ठीक है, पर बॉइलिंग राइस की बात आती है। पर बॉइलिंग राइस में क्या करते हैं, पानी में उसको उबाल देते हैं। उबालने से क्या होता है, अभी बता रहे हैं, विटामिन B12 की अधिकता हो जाती है, साइनोकोबालिन की अधिकता हो जाती। कैसे हो जाती है, क्योंकि जो आप देखते होंगे ये पैडी होता है, इसके ऊपर लेयर होती है। जब आप इसकी क्या माइलिंग करवाते हो, इसके छिलके को उतारते हो, ठीक है, तो कुछ ब्राउन कलर का चावल दिखता है। तब उसके बाद उसकी पॉलिशिंग हो जाती तो व्हाइट कलर का हो जाता ही नहीं। व्हाइट चीज कैसे होगी, अब जैसे मान लीजिए व्हाइट थी, इसके ऊपर कोई चीज है ब्लैक, उसको आप साफ कर दोगे रगड़ रगड़ के तो वो चीज व्हाइट हो जाएगी। तो कहने मतलब कोई लेयर आप हटा दिए तो चावल के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर का नाम क्या है, एरिलोन लेयर। क्या, एरिलोन लेयर। उस एरिलोन लेयर में उसका कलर कैसा होता है, वो कलर होता आपका ब्राउन कलर होता है, उसमें विटामिन बी की अधिकता पाई जाती है। तो जब पर बॉइलिंग करते हैं ना, उबालते हैं, तो ये एलिलोन लेयर जो ब्राउन कलर की हो रही है उसके इंडोस्पर्म में मिक्स हो जाएगी, मतलब उसके अंदर चली जाएगी। जो व्हाइट कलर का इंडोस्पर्म पाया जा रहा है उसका कलर कैसे हो जाता है, ब्राउन कलर। बाद में हम उसी को क्या कहते हैं, पर बॉइलिंग राइस या भूरा चावल कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है पर बॉइलिंग राइस में क्या करते हैं, पानी में डाल के गर्म कर देते हैं, उस ब्राउन कलर का हो जाता है, विटामिन B12 साइनोकोबालिन की अधिकता हो जाती। क्यों हो जाती, क्योंकि जो एरिलोन लेयर पाई जा रही उसके इंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। जलवायु की बात करेंगे। धान का पौधा उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु का है। खेती के लिए उपयुक्त तापमान की बात आएगी तो 21 से 37 होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे टेम्परेचर खूब मिलेगा आपको। कटाई के समय 20 से 25 मिल जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा, यहाँ पे कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए देखिए, ये चीज आपसे खूब पूछी जाएगी। फसल मौसम गर्मी, खरीफ और शरद ऋतु में की जाती है। ठीक है, देखिए धान की खेती पूरे भारत में 3 टाइम में की जाती है, गर्मी, बरसात और ठंडी। तो देखिए स्थानीय नाम, जैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग खेती कर रहे हैं। अगर मान लीजिए शीत ऋतु में कर रहे हैं, शीत ऋतु का मतलब आप ऐसा कर सकते हो, प्री खरीफ सीजन भी इसको कह सकते हो। क्या, प्री खरीफ सीजन, तो इसको आस बोलते हैं। ठीक है, इसको अमन बोलते हैं, इसको बोरो बोलते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। कहीं कहीं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्री खरीफ सीजन भी बोलते हैं। इसको कहीं कहीं बुक में पढ़ोगे भी, लेकिन अब वही एक क्वेश्चन है, बनाना पड़ता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ना विंटर राइस बोला जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नवंबर दिसंबर आ रहा है ना, तो इसी वजह से इसको विंटर राइस भी बोला जाता है। बसंत मतलब स्प्रिंग राइस भी बोला जाता है। औस अमन बोरो। ठीक है, आस अमन बोरो। सबसे ज्यादा जो खेती की जाती किसकी की जाती, अमन को। जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे पूछ लेगा, आस अमन बोरो में सबसे ज्यादा खेती किसकी की जाती, अमन। ठीक है, औस की खेती सबसे ज्यादा कहां की जाती है, बोरो की खेती सबसे ज्यादा कहां की जाती है। ठीक है, और इसकी बुवाई का समय और कटाई का समय देखिए, मजनू, मजनू, ठीक है, स न म, देखिए म से मई जून, ज से जून जुलाई, न से नवंबर दिसंबर, स से सितंबर अक्टूबर, न से नवंबर दिसंबर, म से मार्च अप्रैल। तो मजनू हो गए उसकी कटाई बुआई का समय, सनम हो गए उसकी कटाई का समय। भाई देखिए, जब आप मजनू बनोगे तभी आपकी सनम आपको मिलेगी। ठीक है, सीधी सी बात है। तो पहले आप बुआई करोगे तभी आप कटाई करोगे। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, मजनू हो गई कटाई, सनम हो गए मजनू हो गई बुआई, सनम हो गए कटाई। औस अमन बोरो के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे ज्यादा खेती किसकी होती, अमन की होती। अभी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, कितना परसेंटेज ये होता है, किसमें पानी सबसे ज्यादा लगता है। पानी सबसे ज्यादा इसमें लगता है लगभग 150 से 190 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कितना लगता है 90 सेंटीमीटर, इसमें कितना लगता है 100 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा खेती इसी की होती है, 84% होती है। इसकी कितनी होती है, इसकी 11% होती है। और इसकी कितनी होगी बच्चा, नहीं, इसका 9%, इसका 7%। ठीक है, ऐसे करके होता है। तो वो सब चीजें यार बड़े लेवल की चीज है। ठीक है, चलिए देखिए आज के बारे में और उसके बारे में देख लीजिए। इसे रबी धान कहा जाता है, इसकी खेती बिहार और बंगाल में करते हैं।
अमन, इसे खरीफ का धान कहा जाता है। इसकी खेती पूरे भारत में करते हैं सबसे ज्यादा। बोरो को देख लीजिए, इसको बसंतकालीन धान कहते हैं। इसकी खेती पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में करते हैं। ठीक है, देखिए जो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राष्ट्र है जहां पे धान की खेती तीनों सीजन में होती है, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जो भौगोलिक वितरण के अनुसार धान ओराइजा सटाइवा को 3 वर्गों में बांटा गया है, इसके बारे में देख लीजिएगा। मैंने अभी कहा था ना कि 24 स्पीशीज है, 2 कल्टीवेटेड है। दोनों में कौन कौन सा? ओराइजा सटाइवा, ओराइजा ग्लेवेरिया। ग्लेवेरिया की खेती बस एक ही जगह होती, कहां होती है? अफ्रीका में होती है। तो ओराइजा सटाइवा ऐसी है कि जिसकी खेती बस की जा रही है, वो भी 3 टाइप की होती है। कैसे? एक हो गया ओराइजा सटाइवा वैरायटी इंडिका, एक जापोनिका, एक जावानिका। ठीक है, तो जैसे जो अपने इंडिया में की जाती है उसको इंडिका बोलते हैं, जो जापान में की जाती है उसको जापोनिका बोलते हैं, जो इंडोनेशिया में की जाती है उसको क्या बोलते हैं? जावानिका बोलते हैं। ठीक है, सीकुर रहित होती है। सीकुर मतलब ऑन लेस होती है। भारत की जो वैरायटियां होती हैं वो सीकुर रहित होती हैं और लंबी प्रजाति वाली होती। देखिए, जो भारत में धान की खेती पहले होती थी, वो धान गिर जाता था, बहुत बड़े बड़े। हम आप फील्ड में जाते थे, दिखते नहीं थे, इतने बड़े बड़े होते थे। तो सारा एनर्जी प्लांट कहां लगा दिया? अपनी ग्रोथ में। प्रोडक्शन के टाइम उसकी एनर्जी चली गई। ठीक है, बात होती कि नहीं? जैसे आपको रेस दौड़नी है, आप शुरू में अपना सारा ताकत लगा दोगे, लास्ट तक जाते जाते आप मुंह फैला के गिर जाओगे। ठीक, वही चीज इसमें भी हो रही थी। ठीक है, इसकी खेती भारत में करते हैं। अब देखिए, ओराइजा सटाइवा जो जापोनिका स्पीशीज है, या बौनी प्रजाति का है, या धान गिरता नहीं। क्यों? छोटा आदमी कहां गिरता है जल्दी? घुड़बुड़ निकल लेगा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट राइस भी कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट राइस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, इसको ट्रॉपिकल राइस भी बोलते हैं, इसको सब ट्रॉपिकल राइस भी बोलते हैं, और क्या? टेम्परेट राइस भी बोलते हैं। और इसकी खेती सबसे ज्यादा कहां होती? जापान में। इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती, उत्पादकता सबसे ज्यादा किसकी होती? जापोनिका का। जो आपका ऊजीन था, ऊजीन अभी आगे बताऊंगा, वो किसके अंतर्गत पाया जाता है? इसी जापोनिका के अंतर्गत पाया जाता है। ये आपकी वाइल्ड स्पीशीज है, जंगली धान है। इसकी खेती कहां करते हैं? इंडोनेशिया में करते हैं। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, कहां गया? ठीक है, चलिए धान की खेती। देखिए, धान की खेती जो करते हैं, तो धान की खेती देखिए, भारत में जो एरिया है वो 2 टाइप का है। कैसा है? एक है सिंचित, दूसरा क्या है? असिंचित। एक है सिंचित, दूसरा क्या है? असिंचित। समझ गए ना? सिंचित क्या होगा? सिंचित मतलब जहां पे सिंचाई की व्यवस्था है। असिंचित मतलब जहां पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है लेकिन खेती होती है। तो अगर वहां पे खेती हो रही, वो खेती कैसे होगी? रेन फेड खेती होगी, मतलब वर्षा आधारित खेती होगा। धान की खेती जितनी होती है उसमें से बस 45% एरिया क्या है? सिंचित है। बाकी 55% एरिया कैसा है? असिंचित है। कहने का मतलब वहां पे बारिश के बेस पे, बारिश के आधार पे खेती होगी। इसी वजह से देखो, धान की खेती कब करते हैं? खरीफ सीजन में। खरीफ सीजन को क्या बोलते हैं? मानसून सीजन। मानसून का मतलब क्या हुआ? बारिश लगातार हो रही, खेती हो जाएगी। ठीक है, तो सिंचित एरिया धान का सबसे कम है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो देखिए, जो धान की खेती करते हैं तो 2 मृदाओं में करते हैं। एक निचली मृदा हो गई, एक ऊपरी मृदा हो गई। निचली ऊपरी मृदा का मतलब क्या होता है? देखिए, निचली मृदा का मतलब जहां पे पानी खूब लगा रहता है। ऊपरी मृदा का मतलब जहां पे पानी नहीं लगा है। बात समझ गए कि नहीं? जहां पे पानी की कमी है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? निचली मृदा में क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे पानी की कमी नहीं है। जहां पे पानी की कमी नहीं होती है वहीं पे रोपाई विधि या लेह विधि का यूज करोगे। लेह मतलब क्या होता? पडलिंग करोगे। पडलिंग करने के बाद वहां पे रोपाई करोगे। पानी जब रहेगा तभी। पानी कहां ज्यादा रहता है? निचली विधों में। ठीक है, तो लेह मतलब पडलिंग, लेह लगा के, पानी और मिट्टी को आपस में मिला के उसमें ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो निचली मृदाओं में 2 प्रकार की खेती होती। एक क्या होती है? लेह पद्धत, और दूसरी क्या होती? रोपाई पद्धत। ठीक है,
ऊंची मृदाओं में धान की खेती कैसे होगी? अब पानी की वहां कमी है, तो भाई पानी की कमी है तो पटलिंग कर नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? या तो ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, या तो क्या करेंगे? हल के पीछे की जुताई करेंगे, या बियासी विध से खेती करेंगे। बियासी विध का मतलब आप समझते होंगे, जैसे नर्सरी डाल के लगाई जाती, ठीक है। अभी उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। यहाँ पे मैंने पंक्तियों में बुआई, हल के पीछे बुआई, सीड ड्रिल, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी। केरा और पोरा, केरा कहाँ यूज करते हैं? जहां नमी परसेंटेज ज्यादा होता। पोरा कहाँ यूज करते हैं? जहां नमी परसेंटेज कम होता है। देखिए, जो मैं बीच बीच में बोलता रहता हूं बता दिया, इसका मतलब ये हुआ मैं इससे पहले वाले वीडियो में बताया हूं, ठीक है। नहीं तो आप पहली बार देख रहे हो तो कहोगे सर जी कहां बताएं, जो बोलते जा रहे हैं बता दिए। मैं वहां पे वीडियो नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे डालूंगा, इसी बेस पे आप देख लेना, ठीक है। वीडियो फर्स्ट, आज जैसे वीडियो थर्ड है तो मैं वहां पे डाल दूंगा वीडियो थर्ड, ठीक है। राइस का फर्स्ट लेक्चर ऐसे डालूंगा, आप देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके अभी देखते हैं। छिटको अभी मैंने बता दिया था, सबसे पुरानी, सबसे सरल, सबसे आसान तरीका है। पंक्तियों की बुआई मैंने बता दिया था। हल के पीछे सीड ड्रिल के बारे में मैंने वीट में बताया था, वहां पढ़ लेना, ठीक है। चलिए देखिए, जो बियासी विधि थी, बियासी मतलब आप समझते हो क्या होता है? बियासी का मतलब ये होता है कि आप उसकी नर्सरी डाल दे रहे हो, ठीक है। नर्सरी डालने के बाद उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दे रहे हो, ठीक है। अब ट्रांसप्लांटिंग कैसे करेंगे भाई? उसकी रुपाई करोगे कि नहीं? अब एक होता है डेपोग विधि। क्या होती है? डेपोग विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैट नर्सरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैट नर्सरी पूछा जाता। इसमें इसकी जब सीडलिंग तैयार करते हो तो मिट्टी की जरूरत नहीं होती, पानी की जरूरत नहीं होती। हम फर्श पर, लकड़ी के ऊपर या पॉलीथीन के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं? तो ये विधि कहां से प्रचलित की गई थी? फिलीपींस से की गई थी। भारत में सबसे पहले कहां यूज की गई? हैदराबाद में यूज की गई। तो ठीक है, इसको चलती फिरती नर्सरी भी कहते हैं। आप अपने छत के ऊपर डाल सकते हो, आप अपने घर में डाल सकते हो, कहीं भी चाहोगे वहीं डाल दोगे। लेकिन अगर आपकी नर्सरी बेड बना के डालना होगा तो आप एक फिक्स जगह आपको जाना होगा, जहां पे पानी की व्यवस्था होगी, जहां पे अच्छी सॉइल होगी। यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं, जहां चाहोगे, रोड पे डालना चाहोगे डाल सकते हो। इसी वजह से इसको चलती फिरती नर्सरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने बता दी। इसकी नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? सीडलिंग मतलब जो रोपाई वाला प्लांट होता, कितने दिन में तैयार हो जाता है? 11 से 14 दिन में तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, डेपोग विधि सबसे पहले कहां पे यूज की गई? फिलीपींस। भारत में सबसे पहले कहां यूज की गई? हैदराबाद में। इसका सीडलिंग कितने दिन में तैयार होता है? 11 से 14 दिन में। और इसको मैट नर्सरी बोलते हैं, चलती फिरती नर्सरी बोलते हैं। यही सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए एक और आता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, श्री मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। श्री मेथड, श्री मेथड क्या होता है जरा समझिएगा। श्री मेथड में देखिए, यहां पे प्लांटों की संख्या भी कम होती है, ठीक है, और टेक केयर अच्छे से करके प्रोडक्शन को अच्छा किया जा सकता है। कैसे किया जाता है? देखिए, श्री मेथड पर सबसे पहले कहां पे यूज किया गया? इसकी तकनीक का आविष्कार कौन किया था? फादर हेनरी उल लाउलेनी साहब ने मेडागास्कर में किया था 1943 में। बहुत पूछा जाता है फादर ऑफ श्री मेथड। सबसे जरूरी तो आपके लिए यह है कि श्री मेथड का फुल फॉर्म राइस ऑफ इंटेंसिफिकेशन। क्या आप इसको याद रखिएगा, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। फादर कौन है? हेनरी उल लाउलेनी साहब थे, ठीक है। इसमें क्या होता? अधिक उत्पादन होता, कम पानी में होता। कैसे होता? इसकी जो सीडलिंग होती, पहले ये देख लो, 10 से 12 दिन में तैयार हो जाती। कितने? 10 से 12 दिन में तैयार हो जाती है। देखिए, इसकी सीडलिंग जब आप प्लांटिंग करते हो ना, कैसे एक एक प्लांट नहीं करते। देखिए, खेत से आप राइस को कैसे निकालते हो? ऐसे निकाल लेते हो, उसका गट्ठर बना के ले जाके फील्ड में फैला देते हो। लेकिन इसकी सीडलिंग इतनी कोमल होती है, 10 से 12 दिन पुरानी होती है, तो हम क्या करते हैं? मिट्टी के साथ इसको निकालते हैं, ठीक। उसमें मिट्टी लगी रहती है। जैसे मान लीजिए ये हमारी बेड है, नर्सरी बेड है, इसी में हम पूरा प्लांट तैयार है, तो मिट्टी के साथ ऐसे हम निकाल लेंगे और एक मिट्टी लेके ऐसे हम इसकी रुपाई करेंगे, ठीक है। बहुत पूछा जाता है। देखिए, जो चीज आपको ना समझ में आए बेटा ना, कुछ चीजें होती हैं, हम यहां बता रहे हैं। आप गूगल पे डालो, उसमें इमेज देखो, उसका यूट्यूब उससे रिलेटेड वीडियो देख लोगे, आपको सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप बस यही याद रखिएगा, श्री मेथड का
सीडलिंग कितने दिन में तैयार होती है? 10 से 12 दिन में। इसकी स्पेसिंग कितनी होती है? अभी बताऊंगा। 25 × 25 होता है। सीड रेट सबसे कम इसमें लगता है, ठीक है। इसमें सीड रेट क्यों सबसे कम लगता? क्योंकि ना इसका सीड जब सोइंग करते हैं उससे पहले पानी में भिगोते हैं, पानी में NaCl का घोल, नमक का घोल डाल देते हैं, नमक तब तक मिलाते रहते हैं, एक उसी में अंडा डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? अंडा। अंडा उसमें जब तक तैरने ना लगे, जब तैरने लगेगा तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा सोल्यूशन तैयार है, ठीक है। उसमें सारे धान के सीड को डाल दीजिए, जितने धान ऊपर आ जाए उनको निकाल लो बाहर। इसका मतलब ये है वो जर्मिनेशन के कंडीशन में नहीं है, वाइबल कंडीशन में नहीं है, ठीक है। तो वाइबल कंडीशन में नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसको अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद जितना सीड नीचे बैठा हो वही हम क्या करेंगे? सोइंग के लिए यूज करेंगे। लेकिन यूज करने से पहले, क्योंकि वहां पे इतने साल्ट थे उस पानी में, उसको अच्छे से साफ पानी से 2-4-5 बार अच्छे से धुल लो कि जैसे सारे सॉल्ट बाहर हो जाए, तो उसका जर्मिनेशन परसेंटेज ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए प्रमुख किस्में की बात करेंगे। यहां पे कुछ अच्छा टर्म बताएंगे, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले देखिए IR8 के बारे में देख लीजिए, या हम एक तरफ से बताते हैं, ठीक है। देखिए आया था कौन सा जीन? DGU जीन, ठीक है। U ये भी एक वैरायटी है। वैरायटी सबसे पहले कहां देखी गई थी? ताइवान में देखी गई थी। ताइवान में देखने के बाद क्या हुआ? इसको जीन के रूप में प्रयोग करने लगे, ठीक है। जीन का प्रयोग किया गया तो जो पहली वैरायटी निकाली गई विश्व में, TN फर्स्ट वैरायटी, इसका नाम क्या है? ताइचुंग नेटिव। तो DGU का क्रॉस करा दिया गया एक इंडियन वैरायटी से, क्या? लेटीसिल से। लेटीसिल से क्रॉस करा के एक वैरायटी डेवलप की गई जिसका नाम क्या है? TN फर्स्ट वैरायटी है। क्या नाम है? TN फर्स्ट वैरायटी है। बात समझ गए कि नहीं? अब देखिए, तो TN फर्स्ट वैरायटी का क्रॉस करके एक वैरायटी निकाली गई, क्या? TN फर्स्ट। तो पूछा जाता है TN फर्स्ट किसका क्रॉस है? लेटीसिल और DGU का क्रॉस है, ठीक है। तो ये विश्व की पहली हाइब्रिड किस्म हुई। उसके बाद ये तो यहां हुआ, फिर IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लॉस बोस, पहले मनीला बोला जाता था, फिलीपींस में है। तो यहां पे भी रिसर्च हुआ किसके ऊपर? राइस के ऊपर। तो जो ये DGU जीन था इसका क्रॉस करा दिया गया एक पेटा वैरायटी से। किसका? पेटा वैरायटी से। तो यहां पे प्रोडक्शन हुआ किस वैरायटी? कौन सी वैरायटी? IR8 वैरायटी। समझ गए? फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी TN फर्स्ट, इसका क्या नाम है? ताइचुंग नेटिव। इसका डेवलपमेंट कब हुआ था? 1963 और 64 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद IR8 की वैरायटी कहां डेवलप की गई? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में। किस वैरायटी का क्रॉस किया गया था? DGU और पेटा वैरायटी। एक चीज याद रखिएगा, एग्रीकल्चर में कोई चीज डेवलप की जाती, मान लीजिए कोई वैरायटी ए डेवलप की गई B/C के क्रॉस से, तो ठीक है, B/C क्या होगा? एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। यहां पे सबसे पहले फीमेल लिया जाता है, तब मेल लिया जाता है। प्लांट के केस में उल्टा होता है। ह्यूमन के केस में मान लीजिए कोई ए डेवलप किया गया तो B/C यहां पे, तो B मेल होगा, C फीमेल होगा। लेकिन यहां पे उल्टा, यहां पे पहले फीमेल तब मेल लिया जाता है। ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए, तो ये जो IR8 वैरायटी थी, फर्स्ट वर्ल्ड की डॉर्फ वैरायटी, हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी थी, ठीक है। इतना आप समझ गए। चलिए, विश्व की पहली बौनी प्रजाति कौन सी है? अधिक उत्पादन देने वाली बौनी प्रजाति IR8। विश्व की पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन हुई? TN फर्स्ट, ताइचुंग नेटिव। इतना आप याद कर लिए। चलिए, अब भैया विश्व की बात हो गई, अब भारत वाले को टेंशन हो गया कि ये तो ये लोग बड़े आगे जा रहे हैं, हम भी कुछ करें। तो इन्होंने भी किया। तो इन्होंने क्या किया? ये TN फर्स्ट वैरायटी और IR8 वैरायटी भारत में मंगाए। तो ये TN फर्स्ट वैरायटी का क्रॉस करा दिए अपने एक लोकल वैरायटी T141 से। T1 फर्स्ट का क्रॉस किससे करा दिया गया? T141 से। तो यहां पे एक वैरायटी निकली, क्या? जया। क्या वैरायटी निकली? जया, जो कि भारत की पहली बौनी प्रजाति है। इसको मिरेकल राइस भी बोलते हैं, मिरेकल राइस भी बोलते हैं, जादुई धान। विश्व की जादुई धान कौन सी है? IR8। भारत की जादुई धान कौन सी है? जया। तो जया का क्रॉस क्या है? TN फर्स्ट इंटू T141। ये सब चीजें मैंने चर्चा कर दी। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसका प्रोग्राम बढ़ता गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? वैरायटी के बारे में।
तो 4 वैरायटी आप सुन लिए। भारत की पहली डॉर्फ वैरायटी कौन सी हुई? जया। विश्व की पहली डॉर्फ वैरायटी कौन सी हुई? IR8। विश्व की पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी हुई? TN फर्स्ट। और ऐसे भारत की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी होगी? तो आप लिख लीजिएगा CORH10, कॉर्च फर्स्ट। 10 नहीं होगा, ठीक है, एक फर्स्ट होगा यहां पे, आप इसको सही कर लीजिए, ठीक है। और देखिए ये भारत की पहली हाइब्रिड किस्म है, PRS10 यहां पे लिखा है, तो लिख लीजिएगा बासमती की पहली हाइब्रिड किस्म कौन सी है? PRS10। PHB 71 लिख लीजिएगा, भारत की पहली हाइब्रिड वैरायटी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से निकाली गई है। देखिए भारत में 2 सेक्टर, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट, दोनों को अधिकार होता अपना अपना काम करने का। तो गवर्नमेंट सेक्टर से निकालने वाली कौन थी? CORH फर्स्ट, कॉर्च फर्स्ट। प्राइवेट सेक्टर से निकली पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? आपकी ये जलमग्न एक वैरायटी है, जल सूर्या एक वैरायटी है। ये वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए सबसे अच्छी वैरायटी होती है, ठीक है। लवड़ी मृदा या ऊसर सॉइल के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? ऊसर सॉइल के लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है? वो है लूनी श्री। कौन सी है? लूनी श्री। डायरेक्ट सोइंग के लिए पूछा जाता है, नगीना उगीना आपकी जो वैरायटी होती है वो डायरेक्ट सोइंग के लिए की जाती है। ये सब वैरायटी आप याद रखिएगा, बाकी बहुत सारे हैं। जगन्नाथ वैरायटी उत्परिवर्तित किस्म है, ठीक है। उत्परिवर्तित किस्म कौन सा है? जगन्नाथ है, ये भी आप याद रखिएगा। जया, पद्मा, दीपा, इंदिरा, ये सब सोना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बीज की मात्रा आप याद रखिएगा। श्री मेथड मैंने आपको यहां पर लिख दिया है, क्या? SRI, ठीक, श्री इसको बोलते हैं। संकर धान, ड्रिबलिंग, डेपो, ये आप सीड रेट याद रखिएगा, 5 से 6, 15, 60, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। और ब्रॉडकास्टिंग के लिए कितना होता है? लगभग 100 kg होता है। कितना होता है? 100 kg पर हेक्टेयर। ब्रॉडकास्टिंग छिटको अभी से अगर कर रहे हैं। डेपोग मीथर की जो बात होती है, 1.5 से 3 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में 1.5 से 3 kg सीड डालेंगे, तो 1 हेक्टेयर के लिए कितने मीटर में नर्सरी डालेंगे भी लिख लीजिएगा। 25 से 30 मीटर स्क्वायर में नर्सरी डालते हैं। 25 से 30 मीटर स्क्वायर में नर्सरी डालकर 1 हेक्टेयर की आप रोपाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई। बाकी आप नॉर्मल जो नर्सरी डालते हैं, नॉर्मल, तो नॉर्मल जितने एरिया पे आपको प्लांटिंग करना है, जितने भी एरिया पे आपको रोपाई करना है, उसका 1/10 भाग पर आप नर्सरी डालकर आप नर्सरी तैयार कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको 10 हेक्टेयर पर राइस की प्लांटिंग करना है, तो हम कह देंगे नर्सरी एरिया कितना होगा, तो कहोगे 1 हेक्टेयर। बात समझ गए? कहने का मतलब 1/10 भाग पर नर्सरी डालकर आप रोपाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए उपयुक्त दूरी की बात आएगी तो श्री क्यों 25x25 होता है, संकर धान का 20x15 होता है। और नॉर्मल की बात आएगी, अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि धान की उपयुक्त दूरी होगी रोपाई की तो कितनी होगी? 20x10 सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा, 20x10 सेंटीमीटर क्या होता है? पंक्ति से पंक्ति, रो टू रो प्लांट की दूरी 20 और प्लांट टू प्लांट की दूरी कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए होंगे। धान की रोपाई करते हैं कितने दिन में करते हैं, ठीक, नर्सरी डालने के कितने दिन बाद कर देते हैं? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, कितना है? 21 से 25 दिन पे हम प्लांटिंग कर देते हैं, ठीक है। डेपोग मैंने पहले ही बता दिया था, रबी में थोड़ा टाइम ले लेते हैं, क्षारीय मृदा में भी ज्यादा टाइम लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्षारीय मृदा में जानते हो कि साल्ट ओल्ट होते हैं। अब साल्ट को झेलने के लिए पौधे को क्या करना पड़ेगा? मजबूत होना पड़ेगा। तो थोड़ी उसकी मजबूती, उसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ने के लिए, पुराना हो जाए पौधा तो क्या करेंगे? थोड़ा पुराना पौधा वहां पे रोपाई करते हैं। और श्री मेथड से कितना करेंगे? आप देख रहे हो 10 से 12। असिंचित क्षेत्रों में यहां पे देखिए एक लिखा है, असिंचित क्षेत्रों में, असिंचित क्षेत्र जहां पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं, वहां पे कितना करेंगे? आप कर दोगे 30 से 35 दिन में कर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए खाद और उर्वरक की बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था खाद और उर्वरक में मैंने डिफरेंट बता दिया था। आप गेहूं का दूसरा वीडियो देखोगे, वहां पे सारी चीजें बताए हैं, इसको रट्टा मान लीजिएगा। बस यहां पे जो बताने वाले हैं, देखिए ये आपका सॉइल सरफेस है।
तो सॉइल सरफेस है, इसके नीचे एक जोन होता है, इसके ऊपर एक जोन होता है। ठीक है, जो नीचे होता है इसको क्या बोलते हैं? रिड्यूस जोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज जोन। देखिए, न्यूट्रिएंट आप कहां देते हो? सॉइल सरफेस के ऊपर देते हो कि नहीं? देखिए, सॉइल सरफेस के ऊपर पानी भी लगा रहता है और सॉइल सरफेस के ऊपर पानी भी नहीं लगा रहता। जहां पे पानी लगा रहेगा उसको रिड्यूस जोन बोलते हैं, और जहां पे पानी नहीं लगा होता है, जैसे गेहूं के खेत में पानी लगा रहता, नहीं लगा रहता, वो कौन सा जोन होगा? ऑक्सीडाइज जोन होगा। एक होता है रिड्यूस जोन, एक होता ऑक्सीडाइज जोन। तो पूछा जाता धान के खेत में नाइट्रोजन या फर्टिलाइजर किस जोन में डालते हैं? तो रिड्यूस जोन में डालते हैं, रिड्यूस। और गेहूं के खेत में नाइट्रोजन किस रूप में डालते हैं? ऑक्सीडाइज जोन में डालते हैं। पौधा रिड्यूस जोन में नाइट्रोजन किस रूप में लेता है? मैंने पहले भी बताया था, जहां पे वाटर लॉगिंग कंडीशन होगी वहां पे पौधा किस रूप में नाइट्रोजन लेगा? अमोनिकल के रूप में लेगा। अगर जहां पे पानी लगा रहता है उसको कौन सा जोन बोलते हैं? रिड्यूस जोन बोलते हैं। तो रिड्यूस जोन में पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लेगा? अमोनिकल के रूप में लेगा। तो धान के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर कौन होगा? अमोनिकल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होगा कि नहीं? तो वो कौन सा फर्टिलाइजर है? अमोनियम सल्फेट। ये चीजें आप याद रखिएगा। अमोनियम सल्फेट धान के लिए या वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर होता है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहां पे बनते हैं जो कि एक एक करके समझना है। तो आप इतना समझ गए होंगे। और जो राइस का सेकंड पोर्शन है जो बचा हुआ है वो हम आपको दूसरे लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। भैया देखिए, ऑफलाइन बैच लेना है और ऑफलाइन डेमो लेना है तो 20 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। सुबह 9 बजे आके ज्वाइन करिए। और इस चैनल को यार एकदम धुआं जैसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। जो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें। ये सब चीज़ें आप करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।